वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है द टर्किश इन्वेशंस, यानी कि जो टर्किस हैं वो आए और उन्होंने आक्रमण किया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। The rise of Turks. By the end of the 9th century CE, the mighty Abbasid Empire disintegrated into a number of small states ruled by टर्क्स। तो स्टूडेंट हमने राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम चैप्टर में पढ़ा था कि जो एबेसिड डिनेस्टी यानी कि 750 सीई में आई थी, उसने उमैयस को क्या कर दिया था, हरा दिया था और अपना रूल स्टैब्लिश किया था। तो वो अपने को होली मानते थे और इन्हीं के पीरियड में जो अरब है उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की। किसके फील्ड में? आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस और मैथमेटिक्स में। तो जब एंड हुआ 9th सेंचुरी सीई का, तो जो माइटी यानी कि शक्तिशाली एबेसिड एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया, यानी कि टूट गया। किसमें? स्मॉल स्टेट्स में, जिन स्टेट्स को टर्क ने रूल किया। द टर्क्स वर हार्डी वाक लाइक ट्राइब्समैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु सर्व द अब्बासिद रूलर्स एज पैलेस गार्ड्स। और जो टर्क्स थे वो कैसे थे? हार्डी थे, वार लाइक यानी कि आक्रमण भी कर लेते थे। ये ऐसे ट्राइब्समैन थे। कहाँ से थे ये? सेंट्रल एशिया से थे, जो सर्व करते थे किसको? अब्बासिद रूलर्स को। कैसे? पैलेस गार्ड यानी कि उनके महल के गार्ड बन के, और सोल्जर को रखते थे। ग्रेजुअली दे रोज टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर्स। और धीरे धीरे, पहले तो ये ऐसी पोजीशन में थे, उसके बाद धीरे धीरे वो किस पोजीशन में चले गए? गवर्नर्स की। किस, कहाँ के गवर्नर्स बने? प्रोविंसेस के गवर्नर्स बने। एंड व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रू वीक, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर पड़ गई, तब उन्होंने सेटअप किया अपना इंडिपेंडेंट किंगडम्स यानी कि अपना किंगडम। दीज न्यू रूलर्स एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अमीर एट फर्स्ट। सबसे पहले उन्होंने जो टाइटल कौन सा लिया? अमीर, और उसके बाद सुल्तान। During this period, the two kingdoms that gained prominence were those centered around the two cities of Ghazni and Gur। और इसी पीरियड में जो दो किंगडम है जिन्होंने क्या किया, जो शक्तिशाली बने, ठीक है, वो कौन कौन सी सिटीज है? गजनी और गुर। वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। They were called the Ghaznavids and Ghurids respectively। और उनको गजनविड्स और गुरिड्स कहा जाता था। Reasons for invading India। अब भारत में आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन द 11th and 12th centuries, the Turks, Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori invaded India for the following reason। 11th और 12th centuries में जो टर्क्स थे, अब टर्क्स कौन थे? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। उन्होंने इन्वेड, आक्रमण किया हमारे भारत पे, और किस रीजन के लिए किया वो हम पढ़ते हैं। They wanted to acquire India's wealth to maintain a large army in order to protect and expand their Central Asian possessions। जो महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी है वो चाहते थे इंडिया की वेल्थ को एक्वायर करना, लेना और मेंटेन करना ज्यादा आर्मी को, लार्ज आर्मी को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए और एक्सपेंड कर पाए अपने सेंट्रल एशियन पोजीशंस को। They wanted to secure a strong contingent of war elephants from India to defeat their Central Asian enemies। और वो क्या करना चाहते थे? वार एलिफेंट्स यानी कि जो लड़ाई के टाइम एलिफेंट्स यूज किए जाते हैं वो इंडिया से लेना चाहते थे और डिफीट करना चाहते थे सेंट्रल एशियन एनिमीज को। दे वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम को स्प्रेड करना चाहते थे। दिस वुड अर्न फॉर देम ऑनर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और इससे क्या होना था? इससे उनको ऑनर मिलना था। किस वर्ल्ड में? मुस्लिम के वर्ल्ड में। ऑनर यानी कि सम्मान। अगर वो इतना करते, इस्लाम को भी फैला देते, ये चीजें करते। मोहम्मद गौरी वांटेड टू एनेक्स मुल्तान एंड पंजाब फॉर द सिक्योरिटी फॉर हिज गुरिड एम्पायर। और मोहम्मद गौरी चाहते थे, क्या करना चाहते थे? एनेक्स करना चाहते थे, यानी कि किसको? मुल्तान को। तो स्टूडेंट, एनेक्स का मतलब क्या होता है? कंट्रोल कर लेना दूसरी कंट्री को, ठीक है, या रीजन को अपने फोर्स से यानी कि अपनी ताकत से। तो मुल्तान को और पंजाब को फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज गुरिद एम्पायर, ताकि जो गुरिद एम्पायर है उनका वो सिक्योर रहे। तो यहाँ इनको जीतना चाहते थे। एज ही फियर्ड अटैक्स फ्रॉम द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। और वो डरते थे यहाँ कोई रूलर उन पे अटैक ना कर ले। तो ये रीजन थे उनके इन्वेट करने के इंडिया को। तो ये रीजन क्या है? अपने इस्लाम धर्म को फैलाना और मुस्लिम वर्ल्ड में ऑनर यानी कि सम्मानित होना। फिर अगर वो ऐसा काम कर लेंगे और अपने के लिए क्या करना, अपने के लिए जो ये स्टेट्स वगैरह हैं इनको क्या करना, जीत लेना, एक्वायर करना, और इनके लिए उनको जो जो चीजें चाहिए थी वो चाहिए। महमूद ऑफ गजनी। अब महमूद कहाँ के? गजनी के। गजनी स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। गजनी एक सबसे छोटा किंगडम था अफगानिस्तान में, और वो फाउंड किया गया टर्किश नोबलमैन एलेप टैगिन इन द 10th सेंचुरी सीई में। ही वॉज फॉलोड बाय सुबुक तगिन। और उसको
एल्टेगिन को फॉलो किसने किया? सुबुक्तयन ने। हु ऑल्सो एक्वायर्ड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ गजनी, जो एडजॉइनिंग एरियाज यानी कि गजनी के जो बाकी बचे हुए एरिया थे उसको भी एक्वायर जीत लेना चाहते थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द एबेसिड्स, एबेसिड्स के डिक्लाइन होने के बाद, इस डिनेस्टी के पतन के बाद, हिज सन एंड सक्सेसर महमूद वांटेड टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द एरिया। उनके जो बेटे और सक्सेसर यानी कि वंश यानी कि उसके बाद जो गद्दी पे बैठेंगे महमूद, वो चाहते थे गजनी को एक मोस्ट पावरफुल किंगडम बनाना उस एरिया में। फॉर दिस ही रिक्वायर्ड अ लार्ज वेल इक्विप्ड आर्मी विच कुड बी मेंटेन बाय लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए थी? एक वेल इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब जिनके पास हथियार हो अच्छे खासे, वो चाहिए थी। और जिसके लिए क्या जरूरत थी? बहुत ज्यादा पैसों की। सिंस ही हैड हर्ड ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो इसलिए उन्होंने भी सुना था कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्या है? वेल्थ है, धन है। ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया, तो उन्होंने डिसाइड किया इंडिया को रेड करना और प्लंडर करना वहां की वेल्थ को, यानी कि लूटना। और रेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रेड का मतलब जो छापे मारते हैं, यानी कि कहाँ कितनी क्या चीजें होंगी, कितनी मनी होंगी, तो वो यानी कि अटैक करके, जब सडन अटैक करके वहां की जो भी वेल्थ है उसको ले लेना। और प्लंडर का मतलब अपने पास ले लेना, लूट लेना। महमूद डिड नॉट वांट टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट रूल इन इंडिया, जो महमूद है वो नहीं चाहते थे एस्टेब्लिश करना डायरेक्ट रूल यानी कि सीधा रूल इंडिया में। इसलिए उन्होंने आक्रमण किया किसके अगेंस्ट? ये जो रिच सिटीज थी यानी कि जो अमीर सिटीज थी और वेल्दी टेम्पल्स थे जिनमें यानी कि बहुत सारे चीजें थी, यानी कि प्रीसियस चीजें थी, प्रीसियस थिंग्स थी। रेदर देन अगेंस्ट सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड फोर्ट्स, और बजाय इसके ताकि वो कहा, ताकि वो कुछ पोस्ट पे रहते यानी कि गवर्नमेंट में अलग अलग पद होते थे, तो उनके बजाय उन्होंने क्या क्या आक्रमण किया, और वो भी कहा इन सीधा इन सिटीज में और टेम्पल्स में। ही अटैक्ड फोर्ट्स ओनली व्हेन इट कुड बी, इट कुड नॉट बी हेल्प, और उन्होंने किलों में तभी आक्रमण किया जब उन्होंने उनकी मदद नहीं की। ही प्लंडर्ड द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ द टेम्पल्स, उन्होंने लूट ली जितनी भी वेल्थ थी टेम्पल्स में। टेम्पल्स में जैसे चढ़ावा होता है, पैसे होते हैं, आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, तो वो एंड टुक अवे द रिचेस टू हिज होमलैंड, और ले गए वो पूरा अपने होमलैंड में जहां से वो आए थे। ये है महमूद ऑफ गजनी की पिक। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये टाइम पीरियड बताया गया है। महमूद ऑफ गजनी रेडेड इंडिया 17 टाइम्स, और ये टाइमलाइन दे रखी है। और इन्वेजन मोहम्मद गौरी ने कब किया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टाइम पीरियड दे रखा है। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। In a short period of 25 years, beginning from 1000 CE, Mahmud made as many as 17 raids into India. 25 years के शॉर्ट पीरियड के दौरान जो शुरू हुआ एक 1000 सीई से, 1000 कॉमन एरा से, तो महमूद ने बहुत ज्यादा बार रेड यानी कि सडन अटैक किया। कितनी बार? 17 टाइम्स। कहाँ? इंडिया में। हिज अर्लियर रेड्स वर मेड अगेंस्ट द हिंदुशाही रूलर्स, सबसे पहले जो सडन अटैक किया उन्होंने वो किसके अगेंस्ट किया? हिंदुशाही रूलर के अगेंस्ट। वुज टेरिटरीज एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, जिनकी टेरिटरीज कहाँ से कहाँ तक थी? पंजाब से अफगानिस्तान तक थी। महमूद डिफीटेड द हिंदुशाही रूलर्स, उन्होंने डिफीट कर दिया हिंदुशाही रूलर्स को और उनको अपना जागीरदार बना दिया। एंड फोर्स देम टू पे ट्रिब्यूट टू हिम, और उनको फोर्स किया गया यानी कि उनको लैंड दे दो और लैंड के बदले उनको पैसे देंगे। तो यहीं पे जो उनको फोर्स किया गया ट्रिब्यूट देने के लिए उनको। महमूद मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर मेड अगेंस्ट कन्नौज, उन्होंने जो मोस्ट डेयरिंग यानी कि जो उन्होंने सडन अटैक किया वो किसके अगेंस्ट किया? कन्नौज के अगेंस्ट किया, और सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है उसके अगेंस्ट। इन हिज कैंपेन अगेंस्ट कन्नौज ही आल्सो प्लंडर्ड बोथ मथुरा एंड कन्नौज, और जब अपने कैंपेन के दौरान किसके अगेंस्ट में? जब कन्नौज के अगेंस्ट में, उन्होंने वहां क्या किया? मथुरा और कन्नौज को भी लूट लिया। सोमनाथ टेम्पल वॉज फेमस फॉर इट्स फेबुलस रिचेज, सोमनाथ टेम्पल प्रसिद्ध था अपने फेबुलस यानी कि वहां बहुत सारी चीजें थी कीमती। महमूद लूटेड द ट्रेजर्स ऑफ द टेम्पल, वहां के खजाने महमूद ने लूट लिए, और उन्होंने बहुत ज्यादा डायमंड्स की बूटी गैदर्ड की वहां से, रूबीज, पर्ल्स, तो देख लिए कितने प्रीसियस स्टोन थे ये, और उनको कहाँ ले गए? अपने देश गजनी ले गए। महमूद वॉज रिगार्डेड बाय द इंडियंस एज एन इन्वेडर, और महमूद को जो इंडियंस है वो बोलते हैं आक्रमणकारी और लुटेरा। इन हिज कंट्री ही वॉज रिगार्डेड एज ए जस्ट रूलर, और वो अपनी कंट्री में रूलर की तरह माने जाते हैं, पर इंडिया में उनको ये कहा जाता है क्या? इन्वेडर और प्लंडरर। मच ऑफ द वेल्थ ही कैरिड अवे फ्रॉम इंडिया, बहुत सारी वेल्थ वो कहाँ से ले गए? इंडिया से ले गए, और उन्होंने उससे क्या किया? अपनी
कैपिटल सिटी यानी कि जो गजनी कैपिटल सिटी थी उसको और शानदार बना दिया उन पैसों से। महमूद बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स एट गजनी, उन्होंने गजनी में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जहाँ के वो थे यानी कि गजनी के थे महमूद, तो उन्होंने उसको डेवलप कर दिया। द मोस्ट फेमस ऑफ विच वॉज द सेलेस्टियल ब्राइड, जिसमें कि मोस्ट फेमस है सेलेस्टियल ब्राइड। ये क्या है, एक बड़ी मॉस्क है जिसको सराउंड किया गया है 3000 क्वार्टर्स, किस लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। इतने क्वार्टर है स्टूडेंट वहाँ, तो वो यहाँ से इंडिया से इतनी सारी चीजें ले गए, कीमती चीजें ले गए, लूटा मंदिरों को, और अपनी जहां से वो आए थे उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया। ही ऑल्सो बिल्ड लाइब्रेरी, उन्होंने लाइब्रेरी बनाई, म्यूजियम भी बनाए और यूनिवर्सिटी बनाई। यहाँ नहीं बनाए जहां वो गजनी से आए थे ना, वहीं बनाए। महमूद वॉज ए पैट्रन ऑफ आर्ट, वो पैट्रन यानी कि शौकीन थे आर्ट और लिटरेचर की। हिज कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड एट वन टाइम बाय फेमस पर्शियन पोएट, उनका जो कोर्ट है उसको सजाया गया किससे, पर्शियन पोएट रहते थे जिसका नाम है फिरदौसी। हु रोट द एपिक पोयम शाहनामा, जिन्होंने एपिक पोयम लिखी जिसका नाम शाहनामा है। ही रोट महमूद लाइफ हिस्ट्री, उन्होंने महमूद की लाइफ हिस्ट्री भी लिखी। महमूद ऑल्सो सेंट अ ग्रेट स्कॉलर, और महमूद ने ग्रेट स्कॉलर को सेंट किया, भेजा, जो थे मैथमेटिशियन फिलोसफर एल्बरूनी टू इंडिया, इंडिया में भेजा उन्होंने। एल्बरूनी रोट अ बुक कॉल्ड तहकीक ई हिंद, और अल बरूनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है तहकीक ए हिंद, विच डिस्क्राइब द सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, जो डिस्क्राइब करती है यहाँ इंडिया की सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम की। तो स्टूडेंट ये है सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में, और ये जो पेंटिंग है सोइंग यानी कि दिखा रही है महमूद ऑफ गजनी को। तो स्टूडेंट ये पिक्चर है कुछ। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अभी तो हमने पढ़ा मोहम्मद ऑफ गजनी यानी ये गजनी के जो मोहम्मद थे उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। इन दोनों ने इंडिया में आके इन्वेजन किए और प्लंडर भी किया। तो अब पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। द रूलर ऑफ पैटी हिल स्टेट ऑफ गुर इन अफगानिस्तान, तो ये कहाँ से थे, गुर से थे जो अफगानिस्तान में है। अटैक द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया को वहां अटैक किया। ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 150 ईयर्स, कितने गैप के बाद, 150 ईयर्स के बाद, किसकी डेथ के बाद, महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद, उनके मरने के बाद। ही मेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू फाउंड अ टर्को अफगान एम्पायर इन इंडिया, उन्होंने सबसे पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किया किसको फाउंड करने के लिए, टर्को अफगान एम्पायर, कहाँ, इंडिया में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद गौरीज इन्वेंशन, इंडिया वॉज divided into many small kingdoms which were generally engaged in mutual conflicts, और उस टाइम पे जो मोहम्मद गौरी यानी कि जब उन्होंने आक्रमण किया तो जो इंडिया है वो स्मॉल स्मॉल किंगडम में डिवाइड हो रही थी, और वो इंगेज थे म्यूचुअल आपसी कन्फ्लिक्ट यानी कि आपस के युद्ध में, आपस की लड़ाई में। देयर वर सेवरल राजपूत स्टेट्स इन इंडिया एट दैट टाइम, और उस टाइम पे बहुत सारे राजपूत स्टेट्स भी थे इंडिया में। ऑफ दीज द 5 मेजर राजपूत किंगडम्स वर, उनमें से जो 5 मेजर यानी कि 5 मुख्य इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम है उनका नाम है द चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, द राठौर्स ऑफ कन्नौज, द चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, द परमारास ऑफ मालवा एंड सोलंकीस ऑफ गुजरात। तो मोहम्मद गौरी की आपको ये पिक दे रखी है, और उन्होंने क्या किया, जितने राजपूत मेजर राजपूत किंगडम्स थे, ठीक है, उनके बारे में दे रखा है आपको। और उस टाइम पे क्योंकि इंडिया में राजपूत स्टेट्स थे उस टाइम पे, तो जब मोहम्मद गौरी यहाँ आए। ए रिप्रेजेंटेशन डिपिक्टिंग बैटल ऑफ तराइन, और यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको, बैटल ऑफ तराइन यानी कि उसकी पिक दिखा रखी है जब हुआ होगा। इन 1175 मोहम्मद गौरी कॉन्क्यूर्ड मुल्तान एंड उच्च, 1175 में जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने जीता मुल्तान और उच्च को। इन 1178 द ही इन्वेंटेड गुजरात, और 1178 में उन्होंने आक्रमण किया गुजरात में, पर डिफीट हो गए वहां गुजरात के किंग के थ्रू जिनका नाम था भीमदेव। बाय 1190 ही कॉन्क्रीट पेशावर, और 1190 से पहले उन्होंने कॉन्क्रीट कर दिया पेशावर, लाहौर और सियालकोट को। ही नेक्स्ट फॉर द 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स, और उसके बाद उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स किसके अगेंस्ट में, पावरफुल चौहान रूलर यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनके अगेंस्ट फॉर्ट की। इन द फर्स्ट बैटल विच वाज फॉट इन तराइन इन 1191, और जो पहली बैटल है जिसको कहाँ फॉट किया गया, तरायन में 1191 में, उसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, जिसमें कि जो मोहम्मद गौरी उनको हरा दिया गया, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। कब, पहली जो बैटल थी तरायन की जो 1191 में तरायन में हुई, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी वॉज सीरियसली वॉन्डेड, और यहाँ पे मोहम्मद गौरी क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। एंड एस्केप्ड डेथ नैरोली, और उसके बाद
अपने को बचा लिया उन्होंने कैसे भी करके। ही वेंट बैक टू हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री वापस चले गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इन द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, और दूसरे ही साल यानी कि तराइन का जो वॉर हुई वो कब हुई 1191 में, और दूसरे ही साल 1192 में उन्होंने फिर से इंडिया में आक्रमण किया और उनके पास अब बहुत ज्यादा आर्मी थी। दिस टाइम एट द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इस टाइम 1192 में दूसरी बैटल थी तराइन की वो हुई, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया और दिल्ली और अजमेर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ही डिफीटेड जयचंद्र, उन्होंने डिफीट कर दिया जयचंद्र को जो रूलर थे कन्नौज के। किस वाली बैटल में? बैटल ऑफ चंदावर में, और कन्नौज को भी जीत लिया। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज, जब उन्होंने कन्नौज को जीत लिया तो जो मोहम्मद गौरी है वो अपने कंट्री चले गए, उन्होंने अपने दासों को छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उनके क्या थे? वायसराय थे। वो देखते थे उनके एम्पायर को, जो इंडिया में उनके जो भी एम्पायर थे उनको देखते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक फर्दर एक्सपेंडेड द एम्पायर बाय कॉन्करिंग मालवा, और ऐबक ने भी क्या किया? एक्सपेंड किया उस एम्पायर, उनके एम्पायर को। किस किस को जीता? मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर एंड मथुरा को जीता। बख्तियार खलजी अनदर स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, और बख्तियार खलजी दूसरे दास थे मोहम्मद गौरी के, उन्होंने कॉन्क्रीट जीता बंगाल और बिहार को। यानी कि मोहम्मद गौरी तो चले गए, और उसके बाद जो उनके स्लेव हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खलजी, उन्होंने क्या किया? इंडिया में रह के ये यहाँ ये राज्य क्या किए? कॉन्क्र किए। इन 1206 मोहम्मद गौरी लेड हिज लास्ट कैंपेन इनटू इंडिया, मोहम्मद गौरी ने 1206 में अपना लास्ट कैंपेन इंडिया में किया। क्यों? किसको रिवोल्ट, किस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए? खोकर्स, जो वार लाइक टाइप थे वेस्टर्न पंजाब में, उसको सप्रेस दबाने के लिए। दो गौरी क्रश द रिवोल्ट, और उन्होंने इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया और उनको मारा गया। किसके? उनके एनिमी के थ्रू, जो अपनी रिटर्निंग यानी कि अपनी देश में वापस जा रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ टर्किश इन्वेशन, और टर्किश इन्वेशन का इम्पैक्ट प्रभाव क्या रहा? द फॉलोइंग वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्किश इन्वेशन ऑफ इंडिया, जो ये परिणाम है ये टर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया के कॉन्सिक्वेंसेस है। महमूद ऑफ गजनी डिड नॉट एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया, जो महमूद यानी कि कहाँ के थे? गजनी के थे, उन्होंने अपना एस्टेब्लिश नहीं किया एम्पायर कहाँ? इंडिया में। हिज रेड्स ओपन द नॉर्थ वेस्टर्न गेट्स ऑफ इंडिया टू द फॉरेनर्स, और जब उनके सडन अटैक किए उन्होंने यहाँ, तो उन्होंने फॉरेनर्स के लिए नॉर्थ वेस्टर्न गेट्स ओपन कर दिए। मैनी टेम्पल्स एंड स्टैच्यूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वर डिस्ट्रॉयड, जैसे कि उन्होंने क्या किया? लूटा। किसको? टेम्पल को लूटा। तो वहां जो स्टैच्यू थी भगवान की, देवी देवताओं की, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ महमूद गजनी इन्वेजन, जैसे कि उन्होंने यहाँ आक्रमण किया। एज ए रिजल्ट ऑफ टर्किश इन्वेजन अ नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स स्प्रैंग अप इन सम ऑफ द टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया, जैसे कि टर्किश इन्वेंशन होने लगा, टर्किश आक्रमण होने लगा, तो जो मुस्लिम ट्रेडर्स की कॉलोनीज थी वो भी डेवलप होने लगी इन टाउन में नॉर्थ इंडिया के। दीज ट्रेडर्स हेल्प इन प्रमोटिंग इंडिया ट्रेड विद द सेंट्रल, और ये जो ट्रेडर्स थे ये हेल्प करते थे प्रमोट करने में इंडिया के ट्रेड को। किसके साथ? सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, और इंक्रीज कर देते थे उस स्टेट की इनकम को। विद दीज इन्वेडर्स अ नंबर ऑफ प्रीचर्स कॉल्ड सूफीज केम टू इंडिया, और इन्हीं इन्वेडर्स के साथ बहुत ज्यादा प्रीचर्स यानी कि जो उपदेश देते हैं जिनको बोलते हैं सूफीज, वो भी आए इंडिया में। दे प्रीच द गॉस्पेल ऑफ लव, फेथ एंड डेडिकेशन टू वन गॉड, और उन्होंने प्रीच किया ट्रूथ को, किसका? लव का, फेथ का और डेडिकेशन, किसको? एक गॉड को समर्पित। देयर टीचिंग्स इन्फ्लुएंस द लोकल पीपल, उनकी टीचिंग ने इन्फ्लुएंस, प्रभावित किया वहां के लोकल पीपल को। लेड टू इंटरेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, और जिससे कि इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में इंटरेक्शन होने लगा। एंड एक्टेड एज अ प्रीकर्सर टू द बिगनिंग ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया, और थोड़ा थोड़ा ये क्या यहाँ से शुरुआत होने लगी? कंपोजिट कल्चर की, जिसमें अलग अलग रिलीजन के लोग थे कहाँ? इंडिया में। दे पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्को अफगान एम्पायर इन इंडिया, और उन्होंने रास्ता खोल दिया, एस्टेब्लिश किया। किसका एस्टेब्लिशमेंट किया? टर्को अफगान एम्पायर का, यानी कि टर्किश और अफगानिस्तान एम्पायर का, अफगान एम्पायर का हमारे इंडिया में। तो स्टूडेंट महमूद ऑफ गजनी जो इंडिया में 1030 सीई में आए, तो उन्होंने कहाँ कहाँ? ये जो सोमनाथ, ये आपको इस फिगर से दिख जाएगा कि ये जगह कहाँ कहाँ है। यहाँ पे जो आपके मैप में, आपके पास मैप में दे रखा, जैसे गजनी यहाँ से आए थे ना, या ये अफगानिस्तान से, तो ये आप ये समझ जाएंगे, और कौन कौन से रिवर उस टाइम कहाँ से फ्लो होती है। डिफरेंस बिटवीन द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी, अब डिफरेंस इन दोनों के इन्वेजन में क्या डिफरेंस था, आक्रमण में क्या डिफरेंस, तो इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों ही इंडिया में आए। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते हैं इनमें इन्वेजन यानी कि आक्रमण में क्या डिफरेंस था। महमूद ऑफ गजनी वाज अ मोर सक्सेसफुल वॉरियर, जो महमूद ऑफ गजनी यानी कि जो गजनी से आए थे वो एक सक्सेसफुल वॉरियर थे।
किसके कंपैरिजन में, मोहम्मद गौरी के कंपैरिजन में उन्होंने कभी डिफीट का सामना नहीं किया, और सेंट्रल एशिया में भी। द रेड्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी वर एम्ड एट ऑब्टेनिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया, और जो सडन अटैक किया महमूद ऑफ गजनी ने, उनका ये उद्देश्य था कि जो भी इंडिया की वेल्थ है उसको लूटना। महमूद ऑफ गजनी यूज्ड टू रिटर्न टू गजनी आफ्टर द रेड्स, और सडन अटैक के बाद, लूटने के बाद, टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो क्या चले गए थे, अपने देश चले जाते थे। पर मोहम्मद गौरी क्या थे, उनको डिफीट किया गया किंग ऑफ गुजरात और राजपूत के द्वारा। मोहम्मद गौरी वॉज इंटरेस्टेड इन कॉन्क्वरिंग नॉर्थन इंडिया, जो मोहम्मद गौरी है वो इंटरेस्टेड थे कहाँ जीतने को, नॉर्थन इंडिया को जीतने को। नॉट मेरली प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया, उनका मकसद यही नहीं था कि केवल लूटना इंडिया को, इनका तो यही था एम, बट मोहम्मद गौरी का था कि उनको कॉन्क्वेर भी करना है नॉर्थन इंडिया को, और प्लंडरिंग भी करना है वेल्थ ऑफ इंडिया को, दोनों। ये तो केवल प्लंडर ही करते थे और अपने देश चले जाते थे उतना वेल्थ लेके। दो मोहम्मद गौरी यूज्ड टू रिटर्न आफ्टर द इन्वेजन, ये भी तो मोहम्मद गौरी भी थे, वो भी रिटर्न यानी कि वापस चले जाते थे आक्रमण करने के बाद। ही यूज्ड टू लीव बिहाइंड अ जनरल, पर यहाँ पे क्या करते थे, जैसे उन्होंने अपने स्लेव, जैसे हमने ऐबक के बारे में पढ़ा ना, और बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने अपने स्लेव यहाँ छोड़ दिए थे। तो मोहम्मद गौरी ने ये किया था ताकि वो जो टेरिटरी है उनकी अब्सेंस में उनको उनकी देख रेख कर सके। बट महमूद गजनी तो अपने देश लौट जाते थे, उन्होंने कोई स्लेव नहीं रखे थे, और उनका मकसद ये नहीं था कि मुझे यहाँ जीतना है कोई स्टेट्स प्रोविंसेस। बट मोहम्मद गौरी ये चाहते थे कि मैं यहाँ जो टेरिटरी है उस पर भी कंट्रोल करूं और अपने स्लेव छोड़ दूं, ताकि वो मेरी एब्सेंस में वहां की देखरेख कर पाए और मैं लूट भी सकूं। तो इनके एम दोनों ही थे और इनका एक ही एम था। तो ये इन दोनों के इन्वेंशन के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको ये चैप्टर, यहाँ तक हिस्ट्री का जो चैप्टर है जिसका नाम है द टर्किश इन्वेंशंस, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं जो राजपूत है उनके फेलियर क्या थे, उनके कॉज क्या थे उनके फेलियर होने के। देयर वर ए नंबर ऑफ रीजन दैट लेड टू द सक्सेस ऑफ द टर्क्स, और बहुत सारे रीजन है जो ये बताते हैं कि जो टर्क है वो कैसे सक्सेस हुए और राजपूत कैसे डिफीट हो गए। सम ऑफ दीज वर, द टर्किश आर्मी कंसिस्टेड मेनली ऑफ कैवेलरी, जो टर्किश आर्मी है उनके पास क्या थी, लड़ाई के टाइम वो घोड़े में बैठ के लड़ाई कर सकते थे। एंड इट्स हॉर्सेस एंड हॉर्समैन हैड ग्रेटर स्टेमिना, उनके जो हॉर्सेस थे और हॉर्समैन थे उनमें बहुत अच्छा स्टेमिना था और बहुत अच्छा पेशेंस भी था। द राजपूत ऑन द अदर हैंड हैड टू डिपेंड ऑन स्लो मूविंग एलिफेंट्स, और राजपूत है उनके पास तो हॉर्समैन और हॉर्सेस तो नहीं थे, उनके पास स्लो मूविंग एलिफेंट थे। तो ये भी रीजन है उनके फेलियर का। द फ्यूडल नेचर ऑफ द सोसाइटी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द राजपूत, और जो फ्यूडल नेचर है सोसाइटी का वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूडल नेचर हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है, जो किंग है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, फिर उसके बाद क्या आते थे, जागीरदार आते थे ना, पीजेंट्स आते थे। तो ऐसे ऐसे करके वो कैटेगरीज लो 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 थी, यानी कि जो लैंड है वो उनको दे देते थे और वो राजा को फिर उसके बजाय उस लैंड को रखने के लिए उनको अपनी सर्विसेज देते थे। ये पढ़ा था हमने फीडल सिस्टम में। तो फीडल नेचर जो सोसाइटी का था वो रिस्पॉन्सिबल था डिक्लाइन, यानी कि किसके डिक्लाइन के लिए, राजपूत के डिक्लाइन के लिए। ड्यू टू द फीडल सिस्टम द रेवेन्यू वाज डिवाइडेड बिटवीन द फीडल लॉर्ड्स एंड द किंग। अब हमने पढ़ा था कि उनमें वो क्या देते थे, अपनी कुछ जागीरदार देते थे उनको, और वो उनको उसके बजाय अपनी सेवाएं देते थे, या जो भी रेवेन्यू होता था वो देते थे। तो ये एक रीजन है फीडल सिस्टम, जिसमें जो रेवेन्यू आता था, उस लैंड से जो रेवेन्यू आता था वो डिवाइड हो जाता था लॉर्ड्स और किंग के बीच में। तो इसलिए जब पैसे ही नहीं होंगे तो आर्मी भी कैसे बनाएंगे। द किंग कुड नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन द आर्मी, जो राजा थे वो एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च ही नहीं करते थे अपनी आर्मी में। द रूलर्स हैड टू डिपेंड ऑन द फीडल लॉर्ड्स, और जो रूलर्स थे वो किस पे डिपेंड करते थे, फीडल लॉर्ड, जैसे कि वो अपनी सर्विस देते थे ना उनको उस लैंड के बजाय। तो वो क्या थे, रूलर्स, इसलिए फीडल लॉर्ड्स पे डिपेंड थे। फॉर प्रोवाइडिंग ट्रूप्स, यानी कि उनको ट्रूप्स प्रोवाइड करने के लिए, आर्मी प्रोवाइड करने के लिए। सिंस दे हैड नो स्टैंडिंग आर्मी, उनके पास कोई भी अपनी आर्मी नहीं थी, जो थे वो फीडल लॉर्ड्स थे। दिस वीकेंड द पोजीशन ऑफ द रूलर्स, और इसी वजह से रूलर की पोजीशन है वो वीक हो गई। द फीडल लॉर्ड्स फॉट अमंग देमसेल्फ, और जो फीडल लॉर्ड है वो आपस में लड़ते रहते थे। दीज बैटल्स वीकेंड द एम्पायर, और इसी वजह से जो एम्पायर है उसको वीक करते गए। तो ये कॉजेस थे फेलियर होने के राजपूत के। तो पृथ्वीराज चौहान किसने इस यहाँ पे आपको पिक दे रखी है। तो स्टूडेंट हिस्ट्री फाइल में क्या है, अकॉर्डिंग टू चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, यानी कि चंद बरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद जो पृथ्वीराज है उनको कहाँ ले जाए, वाज टेकन टू, उनको गौ ले जाया गया और वो वहां अंधे हो गए। ड्यूरिंग एन आर्करी कॉम्पिटिशन, यानी कि तीरंदाजी के कॉम्पिटिशन में, चंद बरदाई टोल्ड गौरी दैट पृथ्वीराज वुड नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट अ किंग। चंद बरदाई ने बोला कि जो चंद्रबरदाई ने बोला
गौरी से बोला, मोहम्मद गौरी से बोला कि जो पृथ्वीराज है वो कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिवाय जो किंग देगा, किंग के ही ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और किसी को नहीं, और किसी के ऑर्डर को नहीं। इन द स्पिरिट ऑफ द ओकेजन, इसी ओकेजन पे जो गौरी है उन्होंने पृथ्वीराज को क्या किया, ऑर्डर किया, किस पे सूट करने के लिए, आयरन प्लेट्स पे। चंद्रबरदाई प्रोवाइडेड पृथ्वीराज विद एन इंडिकेशन वेयर गौरी वाज सीटेड बाय कंपोजिंग अ कपलेट ऑन द स्पॉट। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को प्रोवाइड कर दिया, क्या इशारा प्रोवाइड किया, जहां पे गौरी बैठे हैं। कैसे किया, उन्होंने कंपोज किया एक कपलेट को उसी टाइम पे, उस स्पॉट का मतलब उसी टाइम, और रिसाइटिंग यानी कि सुनाने लगे उसको। 4 बंस 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण, ये उन्होंने बोला उस टाइम। ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान, तो उन्होंने ये इशारा किया पृथ्वीराज चौहान को जहां पे मोहम्मद गौरी बैठे हुए थे। व्हेन पृथ्वीराज हिट द टारगेट, जब पृथ्वीराज ने हिट किया टारगेट को, तो जब गौरी ने कहा शाबाश, रिकॉग्नाइजिंग गौरीज वॉइस, तब उन्होंने क्या किया, गौरी की वॉइस को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि पहचान लिया, क्योंकि वो ब्लाइंड थे तो आवाज ही पहचान सकते थे। ही टुक एन एम बेस्ड ऑन द वॉइस, और उन्होंने अपने उद्देश्य किसके बेस पे बनाया, मोहम्मद गौरी की वॉइस के बेस पे। एंड ऑन चंद्रबरदाई's couplet he sent an arrow racing to गौरी's throat, और चंद्रबरदाई ने जैसे कि कपलेट सुनाया तो उन्होंने उनको इशारा कर दिया था वो कहाँ पे बैठे हैं, तो उनके क्या, गौरी के थ्रोट पे वो निशाना लग गया। किसने लगाया, पृथ्वीराज चौहान ने। गौरी was thus struck dead by पृथ्वीराज, और इस तरीके से पृथ्वीराज ने उनको मार दिया, मोहम्मद गौरी को। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पिक दे रही थी पृथ्वीराज चौहान की, और यहाँ पे हिस्ट्री फाइल में आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, द टर्किश इन्वेंशंस। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें, आप वीडियो देखते तो हैं लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और प्रेजेंट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।